नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ फिर विस्थापन के मुद्दे पर बात करने के लिए एक शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। सिंगरौली पुनर्स्थापना समिति के प्रवक्ता राजेश जी, जिनसे हम जानेंगे कि लगातार यहाँ चिट्ठियों का दौर जो इनके द्वारा दिया जा रहा है, क्या क्या जवाब मिल रहे हैं और क्या उसमें विसंगतियाँ पाई जा रही हैं। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आने वाले होली के त्यौहार की पूरे सिंगरौली वासियों को और आप लोगों को सपरिवार हार्दिक बधाई देता हूं। और आप लोगों का प्रयास, कम से कम जनता को आप अवेयर करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो पत्र इनको दिया था, ये बार बार मीटिंग का दौर चला, तब तक अचानक पुराने इनके रिटायर्ड अधिकारी मिस्टर खरे आ गए और लीगल से एक सज्जन और आए। ये जो रिटायर्ड इनके जो अधिकारी आप बता रहे हैं, खरे साहब और सैगल साहब की अगर चर्चा करें, तो ये लोग को दोबारा क्यों हायर किया जा रहा है? क्या प्रबंधन के पास या कोल इंडिया के पास क्या लोगों की अधिकारियों की कमी पड़ गई? ये भ्रष्टाचार पहले मेड़ौली में कर चुके हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आप मेड़ौली के पुराने विस्थापितों से अगर आप मिलेंगे तो वो आपको इनकी पूरी कहानी बताएंगे। ये ऑलरेडी भ्रष्टाचार कर चुके हैं और उसी मुहिम को आगे ले जाना चाहते हैं। इनके द्वारा यहाँ की जनता का इतना नुकसान किया जा रहा है कि अगर कोई विस्थापित 40 बाई 60 के प्लॉट में रह रहा है तो अभी जो इंडेक्स बनाया गया है, तो मेरा यह मानना है कि प्रत्येक परिवार का 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान इनके द्वारा काट छांट करके किया जा रहा है, जिसका हम लोग घोर विरोध किए और अपने पत्र के माध्यम से इन्हें आगाह किए कि मान्यवर, अगर आप इंडेक्स को नहीं बदलते हैं तो हम पुनः एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने पिछली बार आंदोलन किया था तो उसके बाद कई सारी मीटिंग हुई और चीज़ें पटरी पे आ रही थी, लेकिन अचानक इनकी एंट्री करके और एक नया सिगुफा, ये बार बार एक ही पहले ये बोलते थे हमारी वाइबिलिटी नहीं बन रही है, तो वाइबिलिटी का एक पहाड़ जो खड़ा करते थे वो ख़त्म हो गया। 300 रुपये प्रति टन कोयले पे इन्होंने अतिरिक्त प्रभार लगाकर उस बहाने को तो ख़त्म कर दिया। अब दूसरा बहाना इनका होता है कि हमारे ऊपर सीबीआई हो जाएगी। आप समझिए, अगर सरकारी तंत्र है, अगर वह जनता के हक को मारता है तो सीबीआई उसकी भी तो इंक्वायरी करेगी। इसका डर इन्हें नहीं है। इनको सिर्फ इसका डर है कि अगर हम जनता को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह से उन्हें अगर परिपूर्ण कर देंगे तो हमारे ऊपर सीबीआई हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। ये जो वार्ताओं का दौर बार बार चला और चीज़ें आपका कहना है कि पटरी पे आ रही थी, फिर क्या ऐसा पड़ जाता है कि ये बार बार बुकलेट जारी करते हैं और बार बार उसमें चीज़ों को, पॉइंट्स को, सारी चीज़ों को छोड़ दी जाती है? हमें बार बार डर इसी बात का शुरू से था कि एनसीएल अपनी बातों को खुद ही जो है, एक तो हर शब्द में इनके दो अर्थ होते हैं। ये हर मामले को अपने टेंडर की तरह लेते हैं। अगर टेंडर पास करना है तो अच्छा शब्द पढ़ लेंगे और अगर टेंडर को कैंसिल करना है, इनकी सेटिंग नहीं बनी, तो उसी शब्द को पलट के वो उल्टा कर देंगे। तो उसी तारतम्य में ये बार बार बुकलेट, पहले तो ये इंग्लिश में बुकलेट जारी करते थे। हम लोगों ने निवेदन किया है कि मान्यवर इसे हिंदी प्रारूप भी करें, क्योंकि यह क्षेत्र जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते हैं, तो ये फिर उसमें भी 3 महीने समय लगा दिए। अब जब चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी तो फिर अचानक कोई ऐसी ज़रूरत ही हमें नहीं समझ में आई कि इन 2 सुरमाओं को लाकर आप सबकी सुविधाओं का काट छाट कर देंगे। अगर ऐसे एक एक स्टेप पे ये अगर काट छाट करते रहेंगे तो इनके हिसाब से तो पब्लिक की न प्रॉपर्टी है और न ही पब्लिक का कोई विस्थापन बनता है। ये सीधा सीरिया वाला नियम लगाएं। ब्लास्टिंग वैसे ही बड़ी तेज कर रहे हैं, थोड़ा और ब्लास्टिंग बढ़ा दें, मकान अपने आप गिर जाएंगे, पब्लिक उसमें दब जाएगी। होगा क्या? मतलब तानाशाह रवैया अपनाना पूरी तरह से करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी बैठक में दौर होता है और चीज़ों आप लोग को आश्वस्त कर दिया जाता है, क्यों नहीं आप वहीं पर लिखित में लेते हो प्रबंधन से कि जो चीज़ें आपने अभी कही है वो हमें तत्काल आप लिखित में दीजिए, ताकि दोबारा इस पर विसंगतियाँ ना हो? कितनी बार इन्होंने लिखित दिया, लेकिन नीचे जो 2 लाइन ये लिख देते हैं कि अभी इस प्रस्ताव में बदलाव हो सकता है, वो इनके हाथ में होता है। देखिए, ये पूरी तरह से निर्णायक
प्रतिनिधि नहीं हैं। जब तक ये हम इंडेक्स कोल इंडिया से पास और अप्रूव्ड नहीं करा लेते हैं, तब तक ये पूरी तरह से निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब हमारी चीज़ों को कोल इंडिया या मंत्रालय तक ये प्रेजेंट कैसे करते हैं, इनकी मंशा क्या है, इसको समझना होगा। मंत्रालय में अगर बात करें कि 2 बार पूर्व विधायक श्री राम लल्लू वैश्य जी भी जाकर के कोयला मंत्री से मिले और तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और वहाँ से उन्हें आश्वस्त भी किया गया। फिर क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि मंत्रालय से यहाँ पे जो चीज़ें वैसी जो बताई जा रही हैं वो यहाँ तक नहीं है, निकल के आ रही है? आप बात को समझिए। देखिए, सरकार के अधीन पूरा भारत है और जो सरकार चल रही है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को हमारी टीम में ही बुरा भी लगता है, हमें सरकार से लड़के ये पैसा लेना है। और सरकार से लड़ाई के समय अगर ये हम सोचेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, हम अगर विरोध करेंगे तो हमारा पद चला जाएगा, हम विरोध करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो फिर यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आज जो सरकार भारत में चल रही है वर्तमान में, आप भी देख रहे होंगे कि धर्म का मुद्दा बड़ा तेज उछल रहा है और धर्म की आड़ में आर्थिक नुकसान एक एक आदमी का किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस सरकार के सामने अगर हम ज़्यादा खर्चे का बजट रखेंगे तो इस परियोजना को इतनी आसानी से सरकार ख़त्म करने वाली है। लेकिन जो 300 रुपये प्रति टन का इन्होंने अधिभार दिया है, एक यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि कम से कम ये अधिभार ख़त्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस सरकार में जो भी टैक्स आज तक लगे हैं वह टैक्स वापस नहीं होते हैं, वो आजीवन हो गए हैं। तो एक हम लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अब ये मुआवजा इतना भी न बनाए कि जो हमारा न बनता हो, लेकिन हमारा अधिकार जो मैक्सिमम होता है वो इन्हें देना चाहिए, क्योंकि अब प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी का बहाना नहीं है। अब वाइबिलिटी का बहाना नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अब जो आपने मांग पत्र दोबारा दी है, उसमें अल्टीमेटम एक तरह से कहा जाए कि अल्टीमेटम दिया कि हमारे मांगों को जल्दी निराकरण करें तो हम हड़ताल करेंगे या घेराव करेंगे, तो आपका अब जो वो होगा कदम, वो कहाँ का होगा? घेराव आप मुख्यालय का करेंगे कि खदान में कार्य होगा? मैं आपको बता दूं कि अभी स्थिति यह है कि सामने त्यौहार है, चूँकि होली का त्यौहार है, बड़ा पर्व है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं, एक तो वैसे भी विस्थापन हो रहा है, लोग दुखी हैं, कम से कम त्योहारों के माध्यम से अपने दुख को कम कर लें लोग। और होली के तुरंत बाद हम लोग पुनः एक बड़े आंदोलन का रूप इसको देंगे और इस बार जो आंदोलन होगा वह हमारा प्रयास यही रहेगा कि इनके हम प्रोडक्शन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब तक इनके प्रोडक्शन को नहीं प्रभावित करेंगे तब तक हमारी बात ऊपर तक जाने वाली नहीं है। जब इनके अधिकारियों को घेरा जाता है, जब इनके अधिकारियों पे दबाव बनाया जाता है, तो वह बहाना करने लगते हैं कि कोल इंडिया अभी इसका जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, सबसे बड़ा मुद्दा है जो यहाँ परिसंपत्ति का क्लियर गाइडलाइन है कि भूमि से जकड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी है उसे संपत्ति का दर्जा दिया जाए। मकान, पेड़ या कोई टावर, ये सब जो है जो भूमि से जकड़ी हुई संपत्ति है, तो उसके ब्याज का ही 12% 15% जो इन्हें देना चाहिए। अभी उसी का अप्रूवल ये 5 सालों से नहीं ले पाए, तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का अप्रूवल ये कहाँ ले पाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ टीम है, आप उनको थोड़ा सा पावर ऊपर से दिलवाइए और चीज़ों को एक एक करके ख़त्म करिए। लेकिन यह 90% चीज़ें ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने एक आखिरी पैंच बचा था, 25 लाख रुपए का हम लोगों ने डिमांड किया था भूमि के बदले, क्योंकि हमको पता है कि यह भूमि नगर निगम क्षेत्र में देने के मूड में भी नहीं है और ये बार बार बहाना करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट देती नहीं है। लेकिन आज तक इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिख के दिया भी नहीं, क्योंकि भलुगढ़ जो है इस जिले का सबसे सस्ता प्लॉट है, जिसमें 40 बाई 60 की कीमत 1,37,000 रुपये होती है। और आपको बता दें, मैंने आपके इंटरव्यू में सुना भी था कि सिंगरौली विस्थापन मंच के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं। माननी ने कितना बड़ा झूठ बोला कि सिंगरौली विस्थापन मंच जब मेढ़ौली का विस्थापन हो रहा था तब बना था, जबकि आपको यह पता है कि सिंगरौली विस्थापन मंच को जो हमारी टीम है
उसके सक्रिय सदस्य और मैं खुद उपाध्यक्ष था। सिंगरौली विस्थापन मंच तो हम लोगों ने बनाया है मिलजुल कर, अब उसे कुछ असुरी शक्तियों ने टेक ओवर कर लिया। तो वही शक्तियां हैं जो मेढ़ौली में नुकसान किए थे सिंगरौली की जनता का, अब मोरवा में नुकसान करने में उतारू हो गए हैं। उन्हें पता नहीं क्या दुश्मनी है इस मोरवा के आबो हवा से, मोरवा के भाईचारे से, मोरवा के आपसी संबंधों से, कि जो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनते हैं बार बार। अब तो सिंगरौली विस्थापन मंच की तरफ से भी आह्वान किया जा रहा है कि सभी संगठन एक मंच पे होकर के आएं और एक तरफ से यहाँ मोरवा के भविष्य के लिए लड़ें। आपको मैं बता दूं, जब आखिरी मीटिंग हम लोगों की एक साथ हुई थी तो बाहर निकल के सिंगरौली विस्थापन मंच के सभी सदस्य जो भी 4-5 लोग गए थे, उन्होंने एक ही सुर में एक ही बात कही कि नापी हमें 15 दिन के लिए रुकवा देनी चाहिए। तो आज जब इतनी देर हो गई तब आपको याद आया। हम लोग प्रथम दिन से ही तो यही लड़ रहे हैं कि नापी अगर हो गई तो हमारे हाथ कट जाएंगे, एनसीएल अपनी मनमानी करेगा। तो लोग नारा देते थे कि नापी हम करवाएंगे, नापी हम करवाएंगे। वो वाला गेंग कहाँ चला गया? उस गेंग को समझाएं कि आप अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इस मोरवा के एक एक परिवार का 40 से 50 लाख का नुकसान कर चुके हैं। अब भी देर नहीं हुई है, संभल जाएं। यह प्रस्ताव हम ही लोगों ने उनको दिया था। अब आपके मंच पर या आपके मीडिया के माध्यम से वह हर चीज़ों को हमारे वो टेकअप करके और बोलते हैं ये हमने किया। उनकी 3 ही मांग थी, भलुगढ़ बसा दीजिए, प्लाट के बदले 1,37,000 दे दीजिए, और हमें जो है नौकरी दीजिए न दीजिए, हमारा विस्थापन जो है इस तरीके से हो जाए कि हम कम से कम भलुगढ़ चले जाएं। अब सोचिए आपकी नगर निगम की सुविधाएं लेकर हम अगर आज ग्रामीण अंचल और पंचायत में जाएंगे तो पहले तो हमें तकलीफ होगी, न सड़क बननी है टाइम से, न बिजली लगनी है टाइम से, और पानी के लिए तो हम तरस जाएंगे, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। तो वह तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा है कि हमें ग्रामीण स्तर पे जाना है। तो हम लोगों ने फिर उनसे जोर जबरदस्ती एनसीएल से शुरू की कि प्लाट के बदले हमें इतना अमाउंट दे दें कि हम नगर निगम किसी क्षेत्र में बस जाएं। यह हमारा दूसरा रास्ता था। लेकिन आज भी आपको बता दें, हमारा पहला रास्ता खुला हुआ है। अगर एनसीएल, हम लोगों ने उस दिन कहा कि 1 नंबर वार्ड से लेकर 45 नंबर वार्ड तक, मैं किसी भी जगह और गांव और वार्ड का नाम नहीं लूँगा, जहां आपको लगे। हम लोगों ने तो यह भी कहा कि 100 एकड़ 50 एकड़ छोटे छोटे पैच लेकर आप वार्ड वाइज लोगों को शिफ्ट कर दीजिए, हम उस पर भी मान जाएंगे। लेकिन एनसीएल जो है अपनी वाइबिलिटी का बहाना देकर आज तक, अब इस बार क्या है, जब से 300 रुपये टन का चार्ज इनका अधिभार शुरू हो गया तब से ये बहाना तो इनका ख़त्म हो गया है। चलिए, 1 से लेकर 45 वार्ड में कहीं भी आप पैचिंग करके भी आप हम लोग को छोटे छोटे वार्ड करके बसा देंगे, तो उसमें भी ये मंच तैयार है। देखना है कि अब एनसीएल इस पर क्या करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी लगातार अब इन दोनों मंचों के अलावा भी अब महिलाएं सक्रिय होकर के मुख्यालय को घेरने के रूप में लगी हुई हैं, अपने मांग पत्र लेके पहुंच रही हैं। इससे आप कैसे देखते हैं और मोरवा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आदमी का व्यक्तिगत नुकसान होता है ना, तब अपने घरों से निकलता है। यह आह्वान जब मंच बना था, सिंगरौली के लोग इकट्ठा हुए थे, लगभग 200 लोग पहली बार इकट्ठा हुए थे, तो हम लोगों के अंदर एक बल आया कि यहाँ के एक एक लोग चाहते हैं कि हमारा विस्थापन अच्छा हो। उसके बाद लोग ठंडे हो गए। फिर हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो जो ये महिलाएं आज दिख रही हैं, ये उस समय नहीं दिख रही थी। उस समय थोड़ा सा ये तकलीफ हो रही थी कि सिर्फ पुरुषों को ज़रूरत है, महिलाओं को नहीं है। लेकिन अब इनकी भीड़ को देख के ये लग रहा है कि अब एक एक परिवार को हमारी बातें समझ में आने लगी हैं। और देखिए, सत्य के साथ आप रहेंगे ना तो घर से तो अकेले निकलेंगे, कारवां इतना बड़ा होगा कि पूरा भारत आपको देखेगा। तो वह सत्य कहीं ना कहीं सबके सामने अब आ रहा है। और हमारे मंच की कोई मंशा, किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम प्रथम दिन भी यही कह रहे थे कि पूरे मोरवा को एक सुर में, एक झंडे के नीचे खड़े होकर और एक डिमांड करनी चाहिए थी। हमारी जो प्रथम 24 सूत्रीय मांगे थी, उसमें हर वर्ग और हर समस्या का समाधान था। और उसी 24 सूत्रीय मांगों को सारे मंचों ने कॉपी पेस्ट करके अपने अपने तरीके से
अपना आवेदन दिया, ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें बुराई ये हुई कि मंच फिर मंच के ही मांग का विरोध करने लगे, यह गलत हुआ। आप अगर 10 लोग बैठेंगे तो 10 लोगों का जो बेस्ट सलाह होगी उसको रखना चाहिए, और जो आपके पक्ष में नहीं है उसको हटा देना चाहिए। इसमें कोई द्वेष, कोई भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग इस शहर को बसाए, और हम भी चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी इस शहर को वैसे ही हंसता खेलता और भरा पूरा देखे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, चूँकि हम ऐसे समाज में हैं कि इतना बड़ा समाज और इतना बड़ा मोरवा फिर बनने में 2-3 पीढ़ी लगेगा, और पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो हम उस सपने को कहीं साकार कर लें, और हम ऐसी पीढ़ी में हैं कि जहां बच्चों की पढ़ाई भी है और बुजुर्गों की दवाई भी है, तो वह दोनों भी न डिस्टर्ब हो। तो इसका हमारा पूरा प्रयास रहा है, और आखिरी दम तक यही रहेगा कि इस बैलेंस को हम बना के चलें। और चूंकि आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विस्थापन 11 वार्डों में मात्र 4 हो रहा है, और जिसका विलोपन न हो, विस्थापन हो। तो हम यह चाहते हैं कि नगर निगम के नियरेस्ट वार्डों में अगर हम बस जाएंगे तो जो 4 वार्ड विलोपित हो रहे हैं वह कहीं न कहीं फिर से नया क्रियान्वयन सटे हुए वार्डों में हो सकता है। यह हमारी अपनी सोच है। अब इस सोच को जनता कितना एक्सेप्ट करती है ये जनता के ऊपर है। जनता को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा किस मुद्दे पे फायदा है, किस मुद्दे पे नुकसान है। देखिए, जब सरकार की मंशा बदल गई है। पहले सरकार जनता के लिए कार्य करती थी, अब सरकार यह चाहती है कि जनता हमारे लिए कार्य करके हमको दिन रात टैक्स दे। यही सरकार है। आप अभी बजट देखे होंगे कितना बुरा हाल है। तो आप जब बजट का इतना बुरा हाल है तो कैसे जनता सोचती है कि हमें आसानी से बहुत बड़ा बड़ा पैकेज और मुआवजा मिल जाएगा? यह संभव नहीं है। लड़ाई, प्रयास तो जारी ही रहेगा लोगों का। लड़ाई बड़ी गंभीर रहेगी, और हमें इसे बड़ी गंभीरता पूर्वक और बड़ी बारीकी से लड़ना पड़ेगा, जिसमें किसी का विरोध भी नहीं करना है, और हमें अपनी बातें भी मनवानी है। और देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कई आंदोलन किए हैं। हमें पता है कि एनसीएल किन किन बातों पे हमारी बातों को मान लेगा। तो हमारा प्रयास यही रहेगा। आपके माध्यम से कितनी बार हमारे कम से कम 4-5 आंदोलनों को जनता को दिखाया गया है। तो हमें पता है कि एनसीएल का दर्द एक ही जगह होता है, उनके डिस्पैच पर। डिस्पैच जिस दिन रुक गया ना, उस दिन एनसीएल के सारे कर्मचारी जो बिलों में बैठे हैं बिल-बिला के बाहर आ जाएंगे, और इनको समझ में आ जाएगा कि जनता के आगे इनकी कोई भी चलने वाली नहीं है। और मैं जनता से आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि जिस तरह महिला शक्ति एनसीएल के दरवाजे पर जाके उन्हें दस्तक दिया है, उसी तरह एक एक घर के एक एक लोगों को अब आना होगा, क्योंकि नुकसान आपका व्यक्तिगत हो रहा है। हम लोग सरकारी ज़मीनों की बात प्रथम रखे थे कि सरकारी ज़मीन वालों को ज़मीन का मुआवजा भले न दे, बाकी सारी एमिनिटीज़ और सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वह भी हमारी समाज का हिस्सा है। हमारी ज़रूरतों के लिए वह अपने जहाँ भी रहते थे वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आए हैं, और आज हम उन्हें अगर बांग्लादेशी समझ के अलग कर देंगे तो यह तो हमारे दिल का कहीं ना कहीं एक दर्द होगा, और उस दर्द को अगर ख़त्म करना है तो उन्हें साथ में लेके चलना पड़ेगा। चलिए, ये थे राजेश जी, जिन्होंने बताया कि मोरवा को वैसे ही बसाने के लिए यहाँ आपको बच्चों की पढ़ाई से लेके बुजुर्गों की दवाई तक सबका ध्यान रखना है। अगर कुछ विलुप्त होगा तो कुछ अच्छे तरीके से आगे भी आएगा, बढ़ेगा भी, एक फैलेगा भी, शहर बनेगा भी। पर इसके लिए हर किसी को प्रयासरत होना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण जिस तरह से देखा गया कि महिलाएं निकल के घर से आगे आई हैं, हर परिवार को आगे आना पड़ेगा, तभी मोरवा से आगे भविष्य संभव है। नमस्कार।